हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट पैराडाइज। आज के टॉपिक में मैं आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिस्कस करने वाली हूँ। तो इकोनॉमिक्स में जैसा कि हम जानते हैं, कॉस्ट को क्लासिफाई करने के कई वेज हो सकते हैं। तो वन बाय वन मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। और मैंने जो भी डेफिनेशन है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे ब्रीफ में मेंशन कर दिए हैं, सो दैट आपको उससे असिस्टेंस और हेल्प भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो कॉस्ट हम बात करेंगे वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ही है कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, या फिर ऐसा कॉस्ट जिसमें कुछ ना कुछ कैश के फॉर्म में पे किया जाता है, और इसीलिए इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करते हैं। फाइन। अब जैसे मान लो कि एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जब भी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है तो वो कई सारे सोर्सेज मार्केट से लेता है। जैसे मान लो एक पीस ऑफ लैंड उसने रेंट पे लिया, और वहाँ पे उसने प्रोडक्शन इक्विपमेंट मशीन्स वगैरह लगा के प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो उसका जो रेंट जाएगा वो कहा जाएगा आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एग्जाम्पल में भी मैंने मेंशन किया है, जैसे कि रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये दोनों ही पार्ट होते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट के। फाइन। अब इसका ठीक ऑपोजिट होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, या फिर इसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम अपने खुद के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में हम किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वही लैंड जिसकी मैंने बात करी, वो मेरा खुद का एक कोई पुराना कोई स्पेस होता जिसको मैं यूज़ नहीं कर रही होती, लाइक घर का ही कोई कमरा होता जिसको मैं यूज़ नहीं कर रही होती, और मैंने वहीं से अपना ऑफिस सेटअप कर लिया। तो उसके लिए मैं किसी को रेंट तो पे नहीं कर रही, तो वो रेंट मेरे लिए कहा जाएगा इम्प्यूटेड कॉस्ट। अब जैसे एग्जांपल भी मैंने वही लिखा है कि अगर मान लो ओनर अपने खुद के घर से ही बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसका जो रेंट होगा वो रेंट कहा जाएगा इम्प्यूटेड कॉस्ट। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको कोई भी एग्जाम्पल लगे वो इम्प्यूटेड का पार्ट है या नहीं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपको अकॉर्डिंगली रिवर्ट कर दूंगी। फाइन। अब इसके बाद फिर कॉस्ट को क्लासीफाई करने के और भी कई वेज हो सकते हैं, जैसे कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब जो आगे हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे वो पूरा का पूरा इसी क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिक्स्ड कॉस्ट की, तो फिक्स का मतलब ही होता है ऐसा कॉस्ट जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज ना हो, ना बदले। अब जैसे मान लो सेम रेंट की अगर मैं बात करूं, तो रेंट ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने एक फैक्ट्री प्रमाइसेस लिया है रेंट पे और आप वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो आपको रेंट नहीं देना पड़ता। रेंट तो तब भी देना पड़ता है। या फिर अगर मान लो आप वहाँ पे 10 लाख यूनिट बनाओ, 20 लाख बनाओ, 5 यूनिट बनाओ, 10 यूनिट बनाओ, जितना भी बनाओ, आपका रेंट तो उतना का उतना ही जाएगा। तो रेंट को हम क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हैं। फाइन। सिमिलरली वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हो किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, तो अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो रॉ मटेरियल पे खर्चा कितना आएगा? ज़ीरो। प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, रॉ मटेरियल पे कॉस्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। 10 यूनिट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आएगा, 20 यूनिट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आएगा। तो फिर इसीलिए आपका रॉ मटेरियल पे आने वाला खर्चा क्या कहा जाएगा? आपका वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा। क्लियर है? देन कम्स योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब सेमी यानी कुछ हद तक वेरिएबल है बट कुछ हद तक फिक्स्ड है। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो वो एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक तो फिक्स्ड रहते हैं, बट जैसे हम उसके बियॉन्ड जाते हैं तो वो कॉस्ट आपका बढ़ता जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि डिप्रिशिएशन की बात करें हम, तो अगर मान लो कि हम वेयर एंड टेयर के लिए फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं कि हर महीने इतना डिप्रिशिएशन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मशीन को यूज़ करने लगे तो डिप्रिशिएशन, मेंटेनेंस वगैरह आपका बढ़ता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। या फिर अगर मान लो मैंने एक सुपरवाइज़र अपॉइंट करके रखा हुआ है अपने फैक्ट्री प्रमाइसेस के लिए, तो सुपरवाइज़र का जो सैलरी है वो तो फिक्स जाएगा। बट अगर मान लो सुपरवाइज़र को मैं बोलूँ कि अब आपके टीम में पहले 50 लोग काम करते थे, अब 60, 70 या 80 बंदे काम करेंगे, तो वो बोल सकता है ना कि नहीं भाई, उतने ही पैसे में तो मैं काम नहीं करूँगा, और कितने बंदे मेरे अंडर काम करने ये भी आप नहीं बता रहे, तो मैं हर 10 बंदे जो आप बढ़ाओगे उसके लिए 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो ये क्या कहा जाएगा? आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा। फाइन। अब अगला तरीका जो क्लासिफाई करने का है कॉस्ट का, वो है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं
जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जितना हम चाहें खर्चा करना, मैनेजमेंट अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग उनको कम या ज़्यादा कर सकता है। वो भी कब, आप देख रहे हो शॉर्ट टर्म के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब शॉर्ट टर्म में हम कुछ खर्चों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो कंट्रोलेबल कहे जाएंगे, जैसे कि लेबर अगर हमें कम रखने तो हम कम रखेंगे, ज़्यादा रखने तो ज़्यादा रखेंगे, डोनेशन कितना देना है ये भी हम तय कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो शॉर्ट टर्म में हमारे हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे डिप्रिशिएशन, जो आप एक मेथड यूज़ कर रहे हो, चाहे वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो या स्ट्रेट लाइन मेथड हो, तो उसके हिसाब से तो आप चार्ज करते ही रहोगे। या फिर रेंट जो जाना है, 1 साल का एग्रीमेंट बनाया है तो 1 साल तो रेंट आपका जाना ही जाना है। तो ये क्या कहा जाएगा आपका अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, मतलब शॉर्ट टर्म में हम इनको अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते, मॉडिफाई नहीं कर पाते। फाइन। अब अगला जो तरीका है क्लासिफाई करने का, वो आप देखो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के फॉर्म में है। डायरेक्ट मतलब फर्म जो भी मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी कर रही है, लाइक मेरी कंपनी का काम है सोप बनाना, अगर तो उससे जुड़ा हुआ जो भी खर्चा आएगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग का हो, वो उसका डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाएगा। यानी एक प्रोडक्ट, एक प्रोजेक्ट या एक मेथड से अगर हम किसी चीज़ को एसोसिएट कर सकते हैं, किसी खर्चे को एसोसिएट कर सकते हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट का मतलब ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे, कि कोई ऐसा खर्चा जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट या बिजनेस एक्टिविटी से हम सीधा सीधा एसोसिएट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि अगर हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रखते हैं, वो तो सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग और जो भी प्रोसेसेस को देखता है। किसी एक चीज़ के लिए हम अगर एक स्पेसिफिक बंदे को नहीं रखते, मतलब ओवरऑल काम के लिए उसको रखते हैं, तो उसके खर्चे, मतलब वो बंदा किस प्रोजेक्ट पे कितना उसने एफर्ट लगाया, उसके लिए उसकी कितनी पेमेंट है, ये हम सेग्रीगेट अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो देन इट विल बी टर्म्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है। सिमिलरली अगर मान लो हमारा जो फैक्ट्री में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, वो हर डिपार्टमेंट ने कितना कितना कंजम्पशन किया, ये अगर हम नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। फाइन। अब नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब किसी एक चीज़ को एक्वायर करने के लिए, किसी एक चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हमने जो दूसरी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ दी है, दैट विल बी आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जैसे अगर आप मेरा ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो जो आपका टाइम इसको देखने में स्पेंड कर रहे हो आप, उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी और हो सकता था। जैसे उतनी देर आप शायद अगर रेस्ट कर रहे होते, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता आपका रेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता आपके लिए शायद। तो उसी तरीके से एक फर्म के लिए भी अगर मान लो उनके पास 2 प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, तो एक प्रोजेक्ट को करने के लिए उन्होंने जो दूसरा ऑल्टरनेटिव मिस कर दिया, छोड़ दिया, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कही जाएगी। फाइन। अब देखो अगला तरीका है क्लासिफाई करने का, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब है सिंपली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, जो हमने पहले डिस्कस किया है। यानी कि कोई भी कॉस्ट जो हम मनी के फॉर्म में पे करते हैं और जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करते हैं, उसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का टोटल है। मतलब अगर एक प्रोड्यूसर ने खुद के कुछ रिसोर्सेज यूज़ किए हैं और कुछ उसने बाहर से रिसोर्सेज यूटिलाइज किए हैं, तो उन सब का ओवरऑल टोटल कहा जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट। क्लियर है। अब अगला है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे 11th के सिलेबस में बहुत लिमिटेड कॉस्ट के टाइप्स दे रखे हैं, बट मैं आपको सारे इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप उसको रेफर कर सको। फाइन। तो अगला है संक कॉस्ट। संक का मतलब क्या होता है, डूब जाना। तो संक कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो हमने कभी पहले इनकर कर दिया है और अब उसे रिकवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको कह सकते हैं संक कॉस्ट। डेफिनेशन क्या लिखा है कि दे आर द पास्ट कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। मतलब पहले के टाइम पे मान लो आप कल एक चिप्स का पैकेट लेके आए थे और आपने वो चिप्स खा लिया, तो आप उसके कॉस्ट को रिकवर तो नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए क्या है, संक कॉस्ट। तो जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एक फर्म एडवर्टीजमेंट पे जो पैसे खर्च करती है, उस पे किए गए खर्चे को वो रिकवर नहीं कर सकती, तो वो कॉस्ट उसके लिए कहा जाएगा संक कॉस्ट। फाइन।
अब कहा जाता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट मतलब एक पर्सन या एक फर्म ने जो खर्चे बियर किए हैं वो प्राइवेट कहा जाएगा, जबकि सोशल मतलब पूरी सोसाइटी को जो भी खर्चे बियर करने पड़ते हैं एक प्रोड्यूसर की एक्टिविटी की वजह से, तो उसे हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक प्रोड्यूसर अपना एक जो फैक्ट्री सेटअप करता है उसके लिए जो भी वो रेंट पे करता है उस पे आने वाले खर्चे क्या कहे जाएंगे, प्राइवेट कॉस्ट। या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, जो रॉ मटेरियल खरीदता है, उन सब के खर्चे उसके लिए प्राइवेट कॉस्ट कहे जाएंगे। जबकि उस प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन करने की वजह से काफ़ी सारा पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट होता है, तो उसको तो वो सभी लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। मान लो वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो आसपास की पूरी सोसाइटी इम्पैक्टेड हो रही है, तो वो जो बियर करना पड़ता है एक्सपेंसेस सोसाइटी को, उसे हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। फाइन। तो सोशल कॉस्ट में जो भी प्राइवेट खर्चे प्लस साथ के साथ जो एक्सटर्नल कॉस्ट पूरी सोसाइटी को किसी भी तरीके से पे करना पड़ता है, उन सब का टोटल कहा जाता है सोशल कॉस्ट। क्लियर है? तो अब आप इसको एक बार रिवाइज करना, और भी किसी टाइप में कुछ भी आपको डिफरेंस हो कॉस्ट के बीच में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में मैं 11th के जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं वो तो मैंने आज कवर कर दिया, उसके अलावा जो ग्राफ्स वगैरह हैं वो सब कुछ डिस्कस करूँगी। एंड साथ के साथ आप ये भी बताना कि ये मेथड आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है स्टडी करने के लिए या फिर वही वाइट बोर्ड वाला मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है। वैसे मैं पैरेलली दोनों ही मेथड पे वीडियोस बनाती रहूँगी। नोट्स के लिए मैंने अपने टेलीग्राम पेज पे सारे ही नोट्स अपडेट कर दिए हैं, और जो भी नोट्स मैं आगे के टॉपिक्स लेती जाऊँगी वो अपडेट करती जाऊँगी। तो आप टेलीग्राम का भी लिंक सर्च कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स